सब्सक्राइब कीजिए डिक्के स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन वीडियो देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिक्के स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेस। तो चलिए, आज बहुत खुशी की बात है कि पुनः हम आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आ चुके हैं और हमें उम्मीद है कि आप भी बहुत खुश और संतुष्ट होंगे क्योंकि आपको भी इस चैनल पर अच्छे से कंटेंट वाले वीडियो देखने को मिल रहा होगा। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो आपको थोड़ा सा हम विश्लेषण करने के लिए बताना चाहेंगे कि इससे पहले जो हम वीडियो दिए थे उसमें आपको जो है ना एमसीक्यू के बारे में दिया गया था जो काफ़ी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण था बहुत सारे एग्जामों के लिए, जैसे कि बिहार बोर्ड के लिए खास करके, और अगर हम बात कर लेते हैं तो मेडिकल के लिए, नीट के लिए या और इंडिया मेडिकल के लिए, यानी ये सब के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको जो है ना एमसीक्यू उसमें दिए गए थे। लेकिन इस वीडियो में भी ये सब वही बेस पर आधारित है, लेकिन इसमें फ़र्क क्या है कि ये जो है ना एनसीईआरटी बुक के आधार पर है और ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट एमसीक्यू आपको दिया जा रहा है जो आपको हर एग्जाम में काम आएगा। जैसे बिहार बोर्ड हो या नीट हो उसके लिए होगा भी जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है भी, या ऑल इंडिया मेडिकल को लेकर भी अगर हम बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन साबित हो सकता है। इसको आपको ध्यानपूर्वक क्या करना है, सुनते रहना और समझते रहना है, ठीक है, और अंत तक देखना है ताकि आपको आसानी से सभी जो है ना एमसीक्यू याद हो जाए और क्लियर हो जाए, किसी प्रकार का कोई डाउट न रह जाए। ये समझिए कि एक प्रकार का क्या है तो क्यूज टाइप का भी है, एक प्रकार क्या समझिए कि क्यूज ही है। आपको करना क्या है, जो आपको आंसर अगर पता होगा तो आप बताने से पहले आप आंसर जो है देंगे वहाँ पर, और उसके बाद हम बताते चलेंगे भी, उसका कुछ सॉल्यूशन भी आपको देंगे हम, ताकि आपको और भी आसानी से वो जो है ना क्वेश्चन समझ में आ जाए। तो देखिए, ध्यान देंगे, इससे पहले जो हम उसमें क्वेश्चन आपको कैप्चर किए थे जिसमें 20 क्वेश्चन लगभग कैप्चर किए गए थे, इस जो है वीडियो में लगभग 22 क्वेश्चन कैप्चर किए गए हैं। तो इन सभी क्वेश्चनों को आप आसानी से जो है ना ध्यान दीजिए और समझिए। और ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन से संबंधित है, जो पहले था जिस पर आधारित था वही चैप्टर पर आधारित ये भी जो है ना एमसीक्यू है। हाँ, तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन आपको जानकारी देते हैं क्या है। क्वेश्चन पहले हम आपको रिपीट कर देते हैं, सुना देते हैं एक बार, उसके बाद तब फिर हम आपको जो है ना पूछेंगे और पूछने के बाद उसके बाद आप बताएंगे तो हम आंसर आपको देंगे कि आपका सही है या गलत है। आपको अगर आंसर याद है तो आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है और उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे तो आपको मिला लेना है कि सही है या गलत है। तो देखिए, किससे स्राव में फ्रक्टोज उपस्थित होता है, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन एक बार हम पुनः रिपीट कर देते हैं। क्वेश्चन है फर्स्ट कि किससे स्राव में फ्रक्टोज उपस्थित होता है। ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, कॉपर स्पोंजियोसम। सेकेंड ऑप्शन क्या है तो शुक्राशय है, क्या है, शुक्राशय है। थर्ड ऑप्शन क्या है तो बार्थोलिन ग्रंथि, और फोर्थ ऑप्शन क्या है तो प्रोस्टेट ग्लैंड। आंसर अगर इसका आपको आंसर अगर याद है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। तो चलिए बताएंगे और उसके बाद फिर हम बता रहे हैं। तो ध्यान देंगे, यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं तो फ्रक्टोज जो होते हैं किसकी स्रवन में उपस्थित होते हैं उसके बारे में हम आपको थोड़ा सा बताना चाहते हैं और बता देते हैं कि जो क्या होते हैं शुक्राशय से क्या होते हैं, क्या होते हैं तो तरल पदार्थ स्राव होते हैं, उसमें क्या होते हैं तो फ्रक्टोज पाए जाते हैं। जो ना फर्स्ट का ऑप्शन कौन होगा तो बी होगा, यानी इसका आंसर क्या होगा शुक्राशय। ध्यान रहे, बताओ आपको बता देते हैं कि जो शुक्राशय इससे क्या होते हैं तरल पदार्थ स्राव होते हैं, उसमें क्या होते हैं फ्रक्टोज के साथ साथ भी इसमें कैल्शियम भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं तो कैल्शियम भी पाए जाते हैं। बात समझ में आ रही है। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो यहाँ पर दो क्वेश्चन आपको, एक क्वेश्चन तो पहले आपको पूछा गया, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि बताएं कि जो है ना फ्रक्टोज और कैल्शियम जो है ना किससे स्राव में उपस्थित होते हैं, तो आपको बताना होगा कि शुक्राशय से स्राव में उपस्थित होते हैं, यानी शुक्रिय द्रव में पाए जाते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए। यहाँ पर जो है ना क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे और समझ लेंगे। प्रत्येक वृक्ष में कितने वृषण पालियाँ होते हैं, तो ध्यान रहे ये जो है ना ये क्वेश्चन आपको जो है ना आपको पता होगा, जब आप पीछे वीडियो वृषण पढ़े होंगे तो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं भी पढ़े हैं तो उस वीडियो को एक बार देख लीजिए, उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और नहीं तो फिर यहाँ पर आई बटन में आपको मिल जाएगा। और अगर इसके बावजूद भी आपको अगर दिक्कत आ रही है तो जो है ना इस चैनल पर आपको हर सब्जेक्ट का अलग अलग जो है प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से भी आप अपने पसंदीदा सब्जेक्ट को चुन करके पढ़ सकते हैं। तो चलिए, और इसको आप देख सकते हैं ताकि आपको ये टॉपिक भी आसानी से क्लियर हो जाए। तो देखिए, हम आपको बताते हैं कि जो वृषण होते हैं, प्रत्येक वृषण में अगर हम बात कर लेते हैं तो वृषण पालिया जो होती है वो लगभग कितनी होती है तो 250 होती है। कितनी होती है 250 होती है। कहीं कहीं जो है ना आपको 250 से 300 मिलेगा, ठीक है, तो परेशान नहीं होना, 250 आपको आंसर देना है। तो चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन ध्यान देंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि नर सहायक ग्रंथि में सम्मिलित होते हैं, जो नर
सहायक ग्रंथि होते हैं उसमें सम्मिलित होते हैं। कौन कौन, उसके बारे में हम आपको बताते हैं, तो ध्यान देंगे। ठीक है, ऑप्शन हम पहले देते हैं, उसके बाद आंसर हम आपको बताएंगे। फर्स्ट क्या है, तो ध्यान देंगे, प्रोस्टेट ग्रंथि। सेकंड क्या है, कॉपर ग्रंथि। थर्ड ऑप्शन क्या है, शुक्राशय। और फोर्थ जो है ऑप्शन क्या है, इनमें से सभी, यानी उपर्युक्त सभी। तो आपको देखना है कि इसमें कौन आंसर होगा। तो हम आपको पहले भी जो है इसके बारे में जानकारियाँ दी थी कि जो है नर जो है सहायक ग्रंथि जो है क्या होते हैं, एक नहीं बल्कि अनेक होते हैं, और उन सभी का नाम भी आपको बताए गए थे, जिसमें कि आपको जो है ना इन सभी नामों के बारे में जिक्र किए गए थे। प्रोस्टेट ग्लैंड भी बताया गया था, कॉपर ग्रंथि भी बताई गई थी, शुक्राशय भी बताया गया था, यानी ये सब बताए गए थे। यानी इनमें सभी क्या हो जाएंगे, तो नर सहायक ग्रंथि होंगे। तो बात आ जाती है कि इसमें जो ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। बात समझ आ गई, कोई दिक्कत यहाँ तक? यानी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताएं कि जो है ना नर जो है सहायक ग्रंथि जो है ना कौन कौन होते हैं, तो आपको बताना होगा प्रोस्टेट ग्रंथि, कॉपर ग्रंथि और साथ ही साथ शुक्राशय। बात समझ में आ रही है? चलिए थोड़ा सा हम आपको विशेष जानकारी के लिए बता दें कि जो जो है ना नर सहायक जो ग्रंथि होती है उससे क्या होता है, जो तरल पदार्थ स्राव होता है उस तरल पदार्थ में क्या होते हैं, तो ध्यान रखें, फ्रक्टोज पाई जाती है। पहला क्या पाई जाती है, तो फ्रक्टोज पाया जाता है, तो फ्रक्टोज पाए जाते हैं। साथ ही साथ क्या होती है, तो कैल्शियम भी पाई जाती है, और साथ ही साथ क्या होती है, तो एंजाइम भी पाई जाती है। यानी आप कह सकते हैं कि जो क्या होती है, नर सहायक ग्रंथि होती है, ठीक है, इनसे जो तरल पदार्थ स्राव होते हैं उन तरल पदार्थों में फ्रक्टोज की मात्रा, कैल्शियम की मात्रा और साथ ही साथ एंजाइम की भी मात्रा होती है। ये आपको विशेष जानकारी के लिए बता दिया गया। ठीक है, ऐसा अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप बेहिचक आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ रही है सबको? अच्छी तरह से समझ में आएगा, बिल्कुल आपको ध्यानपूर्वक सुनते रहना और समझते रहना। इसमें आपको किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन रहेगा ही नहीं, बशर्ते आपको ध्यान से सुनते रहना है और समझते रहना है, और वीडियो को अंत तक देखना है, ताकि जितने भी आपको कन्फ्यूजन है वो बिल्कुल आसानी से क्लियर हो जाए। अगर उसके बावजूद भी कन्फ्यूजन आता है तो बेहिचक कॉमेंट बॉक्स आपके ही लिए है, वहाँ पर आप पूछ सकते हैं, आपको बिल्कुल आंसर दी जाएगी। तो चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ध्यान देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो ध्यान देना है, नर में, किसमें, नर में शिशन त्वचा के, ध्यान देंगे, क्वेश्चन को सुन लेंगे, इसके बारे में आपको पहले भी जानकारियाँ दी गई थी, आपको ध्यानपूर्वक सुन लेना है। क्या क्वेश्चन है, नर में शिशन त्वचा के, ठीक है, ढीले वलय द्वारा आधारित होता है, जो कहलाता है, क्या कहलाता है, तो ध्यान देंगे। ऑप्शन पहले देख लेंगे, पहला ऑप्शन है क्या, तो अग्रत्वचा, दूसरा क्या है, मूत्रद्वार, तीसरा क्या है, गुबर्नेकुलम, और जना फोर क्या है, तो फेमरी। तो आपको जो है ध्यान रखना कि इसमें आंसर कौन होगा, आपको याद है तो बेहिचक कमेंट बॉक्स में लिख करके आप बता सकते हैं। तो चलिए हम थोड़ा सा आपको इसका आंसर देते हैं। तो इस भाग को जो क्या होते हैं, जो शिशन होते हैं, ठीक है, किसका, नर का, तो उस शिशन के त्वचा जो ढीले वलय के द्वारा क्या होती है, आश्रित होती है, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो अग्रत्वचा के नाम से जानते हैं। यानी फोर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ध्यान रहे, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फेमरी का कार्य है, ये भी आपको क्वेश्चन पहले वीडियो में बताए गए थे। उन सभी वीडियो को नहीं देखे तो एक बार जरूर आप देख लीजिए, ताकि आपको आसानी से और सभी जो है टॉपिक आसानी से, सभी क्वेश्चन आपको आसानी से क्लियर हो सके। तो चलिए, तो देखिए क्या फेमरी, फेमरी के कार्य क्या है, इसके बारे में हम आपको जो है ना पहले ऑप्शन दे देते हैं और उसके बाद तब पूछते हैं। पहला ऑप्शन देखिए, ध्यान देंगे, कह रहा कि जो है ना अंडोत्सर्ग के बाद, अंडोत्सर्ग के बाद अंड का संग्रहण करना। सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि अंडाशय की आपूर्ति को बनाए रखना। थर्ड ऑप्शन क्या है, शुक्राणुओं को निषेचन के दौरान रास्ता उपलब्ध कराना। और फोर्थ ऑप्शन क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रहे, हम आपको बहुत पहले भी इसके बारे में जानकारी दी थी, इसके कार्यों के बारे में हम जानकारी आपको दिए हैं कि जो फेमरी होती है वो क्या करती है, तो अंडाणुओं को पकड़ती है और कहाँ ले जाती है, अंडवाहिनियों में ले जाती है, यानी उसको एक प्रकार के संग्रह करने का कार्य करता है। तो आप कह सकते हैं अंडोत्सर्ग के बाद क्या करता है, अंडाणु को यानी अंड को क्या करता है, तो संग्रहण करने का कार्य करता है। यानी 5 का आंसर जो है क्या होगा, ये होगा ऑप्शन। कोई दिक्कत? आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शुक्र जनन, क्या क्वेश्चन है जना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि शुक्र जनन तब शुरू होता है जब श्रवण बढ़ जाता है। तो आपको बताना है कि शुक्र जनन में किसका स्राव बढ़ता है, किसका श्रवण बढ़ता है। ठीक है, ऑप्शन आपको ध्यान देंगे। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, तो GnRH, LTH, ऑक्सीटोसिन, और फोर ऑप्शन क्या है, तो रिलैक्सिन। तो आपको ध्यान रखना कि इसमें आंसर कौन होगा। अगर आपको आंसर याद है तो आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं।
इसका आंसर यानी 6 का आंसर क्या होगा, तो ए होगा, यानी GnRH, यानी इसके जो है श्रवण से क्या होती है, ध्यान देंगे, शुक्र जनन तब शुरू होता है जब इसकी श्रवण क्या हो जाएगी, तो बढ़ जाती है। कोई दिक्कत? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि रजो चक्र किस अवधि में LH और FSH, ध्यान रहे क्वेश्चन फिर से एक बार हम रिपीट करते हैं, ध्यानपूर्वक सुन लेंगे। कह रहा है कि रजो चक्र यानी मासिक चक्र की किस अवधि में LH FSH उच्चतम स्तर प्राप्त करते हैं, ठीक है, यानी इनकी मात्रा क्या होती है, उच्चतर स्तर तक जो है कब जाती है, तो आपको जो है बताना किस अवस्था में जाती है, किस समय जाती है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो ध्यान देंगे, फर्स्ट है क्या, तो अंतिम सप्ताह में, सेकेंड ऑप्शन क्या है, चक्र के मध्य में, ठीक है, थर्ड ऑप्शन क्या है, चक्र के शुरुआती दिनों में, और लास्ट ऑप्शन है, फोर ऑप्शन क्या है, यानी डी ऑप्शन क्या है, चक्र के जो है 4 दिन में। कोई दिक्कत? तो चलिए आपको जो अगर आंसर इसका जानकारी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, और नहीं तो फिर हम आपको बताते हैं। देखिए इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट होगा, यानी रजो चक्र के जो है ना किस अवधि में, तो बता रहे हैं कि अंतिम सप्ताह में, यानी लगभग कितने जो है सप्ताह, तो हम बताए थे कि जो है क्या होते हैं, रजो चक्र जो है किसी स्त्री में क्या होते हैं, तो लगभग 4 सप्ताह तक होते हैं। तो यानी जो 4 सप्ताह तक होते हैं तो उसके लास्ट जो अवस्था होती है, लास्ट सप्ताह होती है, अंतिम सप्ताह होती है, उसमें होती है। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इंड्रोमेट्रियम, ध्यान देंगे, नेक्स्ट क्या है, इंड्रोमेट्रियम के रख रखाव के लिए कौन सा हार्मोन आवश्यक होता है। इंड्रोमेट्रियम क्या, थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं कि इंड्रोमेट्रियम क्या है, तो गर्भाशय का परत है। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। तो इसका आंसर जो है ना हम, हाँ, तो इसका ऑप्शन हम देते हैं, आप ध्यान से सुन लीजिए। जैसे ऑप्शन क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है FSH, सेकेंड है LH, थर्ड ऑप्शन है क्या, प्रोजेस्टेरॉन, फोर्थ ऑप्शन क्या, टेस्टोस्टेरोन। तो ध्यान रहे, इसका आंसर अगर आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, और नहीं तो फिर इसका आंसर हम आपको देते हैं, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होगा। हाँ, क्या होता है तो ध्यान देंगे, एंड्रोमेट्रियम के रख रखाव के लिए कौन सा हार्मोन जो आवश्यक माना जाता है, तो प्रोजेस्टेरॉन माना जाता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 क्वेश्चन है, निषेचन होता है, इसका हम ऑप्शन आपको देते हैं, उसके बाद आप आंसर देंगे और उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे। चलिए ऑप्शन क्या है, फर्स्ट गर्भाशय ग्रीवा में, बी ऑप्शन है एम्पुला में, ठीक है, सी ऑप्शन है इंथमस में, और 4 ऑप्शन है योनि में। बात समझ आ रही है? मज़ा आ रहा पढ़ने में? बिल्कुल मज़ा आएगा आपको, ध्यानपूर्वक पढ़ते रहना और समझते रहना। तो चलिए हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं। तो देखिए ऑप्शन था कि जो है ना क्या था, गर्भाशय ग्रीवा में, एम्पुला में, और इंथमस में, और साथ ही साथ योनि में। यानी क्या था क्वेश्चन की निषेचन कहाँ होती है, निषेचन होता है किस में। तो हम आपको बताया थे किसके बारे में कि निषेचन कहाँ होती है, इसके बारे में कई बार आपको जिक्र किया गया था कि निषेचन की क्रिया जो होती है वो फैलोपियन ट्यूब में होती है, और उस फैलोपियन ट्यूब के भागों के बारे में पूछा जा रहा है। तो हम आपको बताते हैं कि फैलोपियन ट्यूब के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। ऐसे उसके 4 भाग होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से आपको 3 ही भाग बताए गए हैं। ऐसे चौथे भाग हम क्लास जब आपको चलेगा तो उसमें बता देंगे। हाँ, तो आपको जो है 3 भाग बताए गए थे, और उस भाग में आपको बताया गया था कि किसमें निषेचन की क्रियाएं होती है। हमें उम्मीद है कि आपको याद होगा, और नहीं भी याद होगा तो यहाँ पर देख लीजिए, आपको हम बता देते हैं क्या होती है ना, एम्पुला भाग में नहीं, अंडवाहिनी की एम्पुला भाग में ही क्या होती है, तो निषेचन की क्रियाएं होती है। बात क्लियर हो गई? यानी 9 का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे, 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 8 से 16 ब्लास्टोमियर्स युक्त भ्रूण कहलाता है। क्वेश्चन है, फिर से एक बार हम रिपीट करते हैं कि 8 से जो है 16 ब्लास्टोमियर्स युक्त भ्रूण कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑप्शन ध्यान देंगे। फर्स्ट है, कह रहा है कि मोरुला, सेकंड है क्या, ब्लास्टुला, थर्ड है क्या, गैस्टुला, और 4 है क्या, यूटेरस बेबी। तो चलिए ध्यान देंगे, ध्यान रखना है कि इसके बारे में आपको बहुत पहले भी जानकारियाँ दिया गया था कि जब क्या होते हैं, जायगोट जब विभाजित होते हैं तो किस किस अवस्था होते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं और भ्रूण का निर्माण करते हैं। तो ध्यान रहे, इसके बारे में शायद आपको याद होगा भी, तो नहीं याद है तो यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए। अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो क्या होगा, तो मोरुला स्टेज, यानी 8 से जब 16 कोशिकाओं की क्या होती है, अवस्था होती है किसका, तो ब्लास्टोमियर युक्त भ्रूण का, तो उसे हम लोग जो है मोरुला स्टेज के नाम से जानते हैं। और थोड़ा सा विशेष जानकारी के लिए भी हम बता दें कि जब इसकी अवस्थाएं क्या होती है, 2 होती है, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमियर के नाम से जानते हैं। और जब उसकी जो है कोशिकाएं जो है क्या हो जाती है, तो 64 हो जाती है, तो उसको हम लोग ब्लास्टोसिस्ट के नाम से जानते हैं। ये पहले भी आपको वीडियो में जानकारियाँ दी गई थी। अगर उन सभी वीडियो को नहीं देखें तो एक बार जरूर उन सभी वीडियो को देखिए, तो ही आपको ये सब क्लियर आसानी से और समझ में आएगा। जो है क्वेश्चन आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
11th यानी 11 क्वेश्चन नंबर ध्यान देंगे। क्या है क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे और जो है ना बताएंगे आंसर। कह रहा है कि रजो चक्र की जो है पीत अवस्था के दौरान, ठीक है, रजो चक्र की पीत अवस्था के दौरान उस जो है कौन सा हार्मोन उच्चता पर पहुंच जाता है। तो ध्यान है, ऑप्शन हम आपको बोल रहे हैं, ध्यानपूर्वक पहले सुन लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है क्या, ल्यूटिनकारी हार्मोन। सेकंड ऑप्शन है क्या, प्रोजेस्टेरॉन। थर्ड ऑप्शन है क्या, एफएसएच। और फोर्थ ऑप्शन है क्या, एस्ट्रोजन। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप आंसर बता सकते हैं, और नहीं तो फिर हम आपको यहाँ पर आंसर इसका देते हैं। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन होगा। बात समझ आ रही है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन ये है, ध्यान से क्वेश्चन को आपको पढ़ लेना है ताकि आपको और आसानी से क्लियर हो जाए। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सामान्य, ठीक है, प्रजनन अवस्था का मूल सूचक है। बात समझ आ रही है, रजो दर्शन और रजोनुवृत्ति के बीच विस्तारित है। तो ध्यान रहे, ऑप्शन हम आपको एक एक करके जन बता रहे हैं और उसके बाद आप आंसर देंगे। फर्स्ट ऑप्शन है मासिक चक्र। सेकंड ऑप्शन है क्या, स्ट्रम चक्र। थर्ड ऑप्शन है क्या, तो अंडोत्सर्ग। और फोर्थ ऑप्शन है क्या, आरोपण। अब बात यहाँ पर आ जाती है कि इसका जो आंसर क्या होगा। तो हम अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप इसको बता सकते हैं, और नहीं तो फिर हम आपको इसका आंसर दे रहे हैं। इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, तो मासिक चक्र होगा। बात समझ आ रही है, यानी आपको बताया गया कि जो 11 का जो ऑप्शन क्या है वो ए है। कोई दिक्कत यहाँ तक, बात समझ में आ रही है। उसके बाद ध्यान देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तो देखेंगे। कह रहा कि आरोपण के दौरान, ठीक है, आरोपण के दौरान ब्लास्टोसिस। क्वेश्चन को ध्यान से एक बार सुन लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि आरोपण के दौरान ब्लास्टोसिस गर्भाशय की किस स्तर में, ठीक है, धंस जाता है। बात समझ आ रही है। क्वेश्चन आपको जो है 2 बार रिपीट कर दिया गया, और नहीं तो फिर अगर जो समझने में दिक्कत आ रही है तो पूरा एक बार हम रिपीट कर देते हैं। कह रहा है कि आरोपण के दौरान ब्लास्टोसिस गर्भाशय की किस स्तर में धंस जाता है। तो ध्यान रहे, ऑप्शन आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, तो पोस्कोरक। बी ऑप्शन क्या है, तो एंड्रोमेट्रियम। सी ऑप्शन क्या है, तो मायोमेट्रियम। और थर्ड ऑप्शन क्या है, तो पेरीमेट्रियम। बात समझ आ रही है। तो ध्यान रहे, अब आपको जो है यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो आरोपण के समय होती है, तो आरोपण के दौरान क्या होती है कि जो ब्लास्टोसिस होती है वो गर्भाशय के अंतःस्तर दीवारों से धंसती है, जरा इंडोमेट्रियम के नाम से जानते हैं। यानी जो आपको बताया गया 13 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, बी होगा। कौन होगा, तो एंड्रोमेट्रियम। बात समझ आ रही है, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तो ध्यान देंगे। कह रहा कि निषेचन के दौरान, किसके दौरान, तो निषेचन के दौरान एक शुक्राणु, ठीक है, अंडों के किस स्तर से संपर्क में आता है। बात समझ आ रही है। फर्स्ट ऑप्शन है जेली आवरण। सेकंड ऑप्शन क्या है, तो जोना पेलुसिडा। थर्ड ऑप्शन क्या है, कला बिटनाल कला। हाँ, फोर्थ ऑप्शन क्या है, पेरीविटेलाइन जो है ना अवकाश। चलिए, तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले हम आपको थोड़ा सा बताना चाहते हैं। तो इसका आंसर जो है आपको याद है तो आप बताएंगे, और नहीं तो फिर इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, तो जोना पेलुसिडा। इसको थोड़ा सा समझने के लिए हम आपको जानकारी देते हैं, ध्यान देंगे। अंडाणु इस प्रकार से होते हैं, और अंडाणु के सबसे बाहरी आवरण की इस भित्ति को ही क्या कहते हैं, तो जोना पेलुसिडा के नाम से जानते हैं। और इसी के साथ आकर क्या होते हैं, शुक्राणु इस प्रकार से क्या करते हैं, ध्यान देंगे, तो जुड़ते हैं। तो जुड़ने के बाद यही स्तर से आकर क्या करते हैं, तो संपर्क करते हैं। ठीक है, बात समझ आ गई, कोई दिक्कत है यहाँ तक। तो चलिए, हाँ, तो ध्यान देंगे यहाँ पर जो है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 15 क्वेश्चन नंबर, अपरा का कार्य है। ऑप्शन हम आपको इसका जो है दे रहे हैं, पहले आप इस ऑप्शन को ध्यानपूर्वक जो है देख लीजिए और सुन लीजिए और समझ लीजिए, उसका तब आंसर आप दीजिए, तो आप जो है तो आप करेक्ट आंसर दे पाएंगे। तो चलिए हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं। पहला ऑप्शन है क्या, भ्रूण को O2 यानी ऑक्सीजन की आपूर्ति कराना। ठीक है। बी ऑप्शन है भ्रूण द्वारा उत्पादित CO2 को हटाना। ठीक है। थर्ड ऑप्शन है कई हार्मोन उत्पादित करना। और फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो आपको जो है पहले भी इसके बारे में जो है बताया गया था, अपरा के कार्यों के बारे में हम जानकारियाँ दिए हैं, और उन सभी वीडियो को नहीं देखे तो हम बार बार आपको कह रहे हैं कि एक बार जरूर देख लीजिए, तो ही ये ज़्यादा आपको क्लियर समझ में आएगा जो ना हर एक क्वेश्चन। ठीक है, आसानी से आपको बन जाएगा, कोई मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। वो आप पीछे वीडियो को देखेंगे तो आपको आसानी से हर एक क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि उसमें आपको अच्छे अच्छे कंटेंट वाले वीडियो दिए गए हैं जो आपको बहुत काम आएगा, हर एग्जाम के लिए जो है ना यूजफुल है वो। तो चलिए उन सभी को देख लीजिए एक बार, उसके तब इसको बनाइए और समझिए। तो बता दें कि इनमें जो है सभी होगा, आपको पहले भी बताया गया था कि इसका जो क्या होगा, तो अपरा का जो कार्य होगा इनमें सभी होगा।
यानी इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। यानी 15 का ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ये टोटल कार्य क्या होते हैं, तो अपरा का होते हैं। क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर। इसका हम जाने क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ध्यानपूर्वक सुनिए और समझिए। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा हार्मोन, ठीक है ना, निम्न में से कौन सा हार्मोन महिला के, ठीक है, केवल गर्भाशय के दौरान स्रावित होता है। बात समझ आ रही है? जब क्या होता है, महिला गर्भाशय अवस्था में होती है, गर्भावस्था में होती है। हाँ क्वेश्चन में एक बार पुनः रिपीट कर देते हैं कि है ना, हाँ क्वेश्चन एक बार हम पुनः रिपीट करते हैं, ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा हार्मोन महिला के केवल गर्भ अवस्था के दौरान स्रावित होता है। तो इसको जाना थोड़ा सा हम ऑप्शन आपको बोलते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, प्रोजेस्टेरॉन है। सेकेंड ऑप्शन क्या है, तो ध्यान देंगे HPL है। थर्ड ऑप्शन जो है वो क्या है, एस्ट्रोजन है। और फोर्थ जो ऑप्शन है वो क्या है, थायरॉक्सिन है। तो ध्यान रहे, अगर आपको इसका आंसर याद है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, और नहीं तो फिर इसका हम आंसर आपको देते हैं। इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, HPL होगा। बात समझ आ रही है? यानी जो आपको छठा क्वेश्चन दिया गया उसका आंसर दिया गया HPL, यानी बी ऑप्शन। ध्यान रहे, जो है ना, जब प्रेगनेंसी टेस्ट की जाती है तो उस किट में क्या होती है, तो एक एबिलिटी होती है। क्या एबिलिटी होती है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। इस हार्मोन के आधार पर ही वो किट क्या करता है, तो निगेटिव और पॉजिटिव को, जो है ना, गर्भावस्था के निगेटिव और पॉजिटिव को निर्धारित करता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब कब स्रावित होता है, तो जब गर्भावस्था में स्त्री होती है तभी स्रावित होती है। इसीलिए वो किट क्या करती है, तो जो है ना, पॉजिटिव रिजल्ट भी देता है। अगर ये स्रावित नहीं हो तो जो है किट क्या करे, निगेटिव रिजल्ट देगा। हाँ क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की गर्भावस्था की औसत अवधि लगभग 9 माह होती है, ठीक है, जो कहलाता है। क्वेश्चन एक बार हम पुनः रिपीट करते हैं, ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। कह रहा है कि मनुष्य की गर्भावस्था की औसत अवधि लगभग कितने माह होती है, तो 9 माह होती है, जो कहलाती है। किस नाम से जानी जाती है, 9 महीना जो होती है, जो समय लगता है किस में, तो गर्भावस्था में। तो इस समय को, ठीक है ना, क्या कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है, उसके बारे में आपको बताना है। तो ध्यान दीजिए, पहला ऑप्शन है गर्भकाल, दूसरा ऑप्शन है प्रसव, तीसरा ऑप्शन है दुग्धस्राव, और चौथा ऑप्शन है क्या, रोपण। बात समझ आ रही है? तो आपको ध्यान रहे, कई बार इसके बारे में जिक्र किया गया था कि जब क्या होते हैं, स्त्री गर्भावस्था में होते हैं, तो उस पूरे समय को, अवधि को गर्भकाल के नाम से जाना जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक बात समझ में आ गई? यानी क्या होगा, यानी 17 का आंसर क्या होगा, तो ए होगा। बात समझ में आ गई? आगे चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसव के दौरान, हाँ क्वेश्चन है, प्रसव के दौरान कौन सा हार्मोन गर्भाशय पेशी पर, ठीक है, क्रिया करता है। ध्यान रहे, क्वेश्चन पुनः एक बार रिपीट करते हैं हम, ताकि आपको और आसानी से क्लियर हो जाए। तो देखिए, कह रहा है कि प्रसव के दौरान कौन सा हार्मोन गर्भाशय पेशी पर क्रिया करता है। तो चलिए ध्यान देंगे, ऑप्शन फर्स्ट है ऑक्सीटोसिन, सेकेंड ऑप्शन है LH, थर्ड ऑप्शन है क्या, तो एस्ट्रोजन, फोर्थ ऑप्शन है क्या, रिलैक्सिन। तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें कौन सा आंसर होगा। बात में आ रही है, जो है ना, बताना है आपको इसका आंसर कौन होगा। अगर आंसर आपको याद है तो जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अगर नहीं याद है तो हम आपको बताते हैं। इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, ऑक्सीटोसिन, यानी जो है ना ऑप्शन क्या, तो फर्स्ट, यानी 18 का जो है ना आंसर क्या, तो फर्स्ट। कौन, तो बताया गया ऑक्सीटोसिन। थोड़ा सा हम आपको इसमें विशेष जानकारी के लिए बताते हैं कि ऑक्सीटोसिन जो है क्या करता है, तो पेशी पर क्रिया करता है, जिसके कारण क्या होती है कि जो गर्भाशय की पेशियाँ होती है धीरे धीरे फैलती हैं, और फैलने के बाद आसानी से क्या होता है, तो संतान जो है प्रसव के समय स्त्री जननांगों से बाहर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, कोलोस्ट्रॉम के लिए जो सही है, कोलोस्ट्रॉम के लिए क्या सही है आपको बताना है। ऑप्शन पहले देख लेंगे, उसके बाद आंसर देंगे। ऑप्शन है पहला, इनमें कई प्रतिरक्षी होते हैं, यानी कई एंटीबॉडी होते हैं। बी ऑप्शन है, यह लैक्टेशन के अंतिम कुछ दिनों में स्रावित होता है। हाँ ऑप्शन सी है, यह एक पीरोमोन है। डी ऑप्शन है, यह सफ़ेद रंग का होता है। अगर आपको इसका आंसर याद है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप बताइए, और नहीं तो फिर यहाँ पर ध्यान से सुनिए। तो ध्यान देंगे, इसका आंसर होगा फर्स्ट। क्या है, तो इनमें कई प्रतिरक्षी होते हैं, और हम आपको जाना ऑप्शन क्या होगा, तो ए होगा, यानी इसका आंसर होगा इनमें कई प्रतिरक्षी होते हैं, जो क्या करते हैं, तो शिशुओं को बहुत सारे बीमारियों से बचाते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पर कह रहा है कि निम्न में से कौन से समूह, क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से समूह के हार्मोन महिलाओं के केवल, ठीक है ना, गर्भ अवस्था के दौरान उत्पन्न होते हैं। क्वेश्चन एक बार पुनः हम रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिए। कह रहा है कि निम्न में से कौन से समूह के हार्मोन्स महिलाओं के केवल गर्भ अवस्था के दौरान उत्पन्न होते हैं।
ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन हम पहले आपको बोल रहे हैं, पहला ऑप्शन क्या है, तो HCG, HPL, रिलैक्सिन। बी ऑप्शन है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, HCG। सी ऑप्शन है कॉर्टिसोल, प्रोजेस्टेरॉन, थायरॉक्सिन। डी ऑप्शन है, ध्यान देंगे, प्रोजेस्टेरॉन, HCG, प्रोजेस्टेरॉन। क्लियर हो गया। अब चलेंगे, आपको अगर इसका आंसर याद है तो आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं, तो नहीं तो फिर इसका आंसर आपको देते हैं, क्या होगा, तो ए ऑप्शन, यानी HCG, HPL और रिलैक्सिन। ये हार्मोन क्या होते हैं, तो गर्भावस्था के दौरान स्राव होते हैं, ये तीनों हार्मोन स्राव होते हैं। इसके बारे में आपको जो है ना बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भ्रूणीय परिवर्धन। क्वेश्चन है भ्रूणीय परिवर्धन के दौरान इनमें से कौन सा अंग सर्वप्रथम बनता है। क्वेश्चन है, पुनः एक बार हम रिपीट करते हैं कि भ्रूणीय परिवर्धन के दौरान इनमें से कौन सा अंग सर्वप्रथम बनता है। इसके बारे में आपको कई बार बताया भी गया है और जानकारी भी इसके बारे में आपको होगा, और उन सभी वीडियो को नहीं देखे तो एक बार जरूर देख लीजिए। तो ध्यान दीजिए, पहला ऑप्शन है हृदय, सेकंड ऑप्शन है क्या, मस्तिष्क, थर्ड ऑप्शन है क्या, तंत्रिका जो है नाल, और फोर्थ ऑप्शन है क्या, त्वचा। तो ध्यान रहे, अगर इसका आंसर आपको याद है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, और नहीं तो फिर इसका आंसर हम आपको बताते हैं, फर्स्ट होगा, यानी हृदय होगा। भ्रूणीय परिवर्धन के समय क्या होती है, सर्वप्रथम क्या बनता है, तो हृदय का निर्माण होता है। कहीं कहीं आपको थोड़ा बहुत ये मिल सकता है तंत्रिका नाल, लेकिन ध्यान आपको रखना है हृदय। आगे चलते हैं, तो ध्यान देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये साथ ही साथ लास्ट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन है, पढ़ रहे हैं हम, ध्यान से सुनिए। निम्न में से कौन सा समूह मानव मादा के जो है बाह्य जननेंद्रियों को दर्शाता है। क्वेश्चन एक बार हम पुनः रिपीट कर रहे हैं, ध्यानपूर्वक सुनिए और समझ लीजिए। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा समूह मानव मादा के बाह्य जननेंद्रियों को दर्शाता है। ठीक है, तो ध्यान देंगे, इसमें बहुत सारे जो ना बाह्य जननेंद्रिया का जो है नाम दिया हुआ है, आपको जो ना ऑप्शन सही दे करके लगाना है। तो देखिए यहाँ पर हम आपको ऑप्शन पहले बोल रहे हैं, उसके बाद आपको बताना है आंसर, और उसके बाद बताने के बाद हम बताएंगे। पहला ऑप्शन है लघु ओष्ठ, बृहद ओष्ठ और योनि। बी ऑप्शन है बृहद ओष्ठ, लघु ओष्ठ और अंडवाहिनी। सी ऑप्शन है बृहद ओष्ठ, लघु ओष्ठ और ग्रीवा। और फोर ऑप्शन है बृहद ओष्ठ, लघु ओष्ठ और क्लाइटोरिस। तो ध्यान रहे, अगर इसका आपको आंसर याद है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, और नहीं तो फिर इसका आंसर हम आपको देते हैं कि इसका आंसर जो होगा, यानी 22 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, डी होगा। यानी कौन कौन, तो बृहद ओष्ठ, लघु ओष्ठ और साथ साथ क्लाइटोरिस। इसके बारे में आपको जानकारियाँ दिया गया था, बाह्य जननेंद्रिय जब हम मादा का पढ़ा रहे थे उसमें जानकारी आपको दिए थे। इसको क्या कहा जाता है इंग्लिश में, इसको लेबिया मजोरा कहा जाता है, ठीक है, और इसको लेबिया मिनोरा के हम लोग नाम से जानते हैं, और इसको क्लिटोरिस के नाम से इंग्लिश में जाना जाता है। बात समझ में आ रही है, यहाँ तक क्लियर हो गया, यानी जो है ना 22 का आंसर डी होगा। हाँ, तो चलिए ध्यान देंगे, यहाँ पर हम आपको बता देते हैं थोड़ा सा कि MCQ से संबंधित आपको 2 जो है ना वीडियो दे दिए गए, इसमें पार्ट 1 पार्ट 2 के रूप में है। आप इन सभी को देख लिए हैं तो अच्छी बात है, और नहीं देखे हैं तो इन सभी को देखिए एक बार, और पीछे वाले टॉपिकों को भी देखिए, और इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें आपको नए चैप्टर यानी अगले चैप्टर के बारे में जानकारियाँ दी जाएगी। ठीक है, और अच्छे से आपको ध्यानपूर्वक पढ़ते रहना और समझते रहना है, और आपको भरपूर फ़ायदा उठाना है ताकि आप बेहतर कर सकें। और इसके लिए हम लगातार आप जो है कोशिश भी कर रहे हैं, आप हमारे साथ बने रहिए, और आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट दिए जाएंगे जो आपको हर एग्जाम में फ़ायदा ही फ़ायदा देने वाला है। जहाँ नेक्स्ट वीडियो में हम आपको नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जो है ना जनन स्वास्थ्य चैप्टर के बारे में हम आपको बताएंगे, और उसका पूरा बेसिकली जानकारी आपको देंगे कि रिप्रोडक्टिव जो है ना हेल्थ होता क्या है, किसे कहा जाता है और वो किस प्रकार होती है, उन सभी के बारे में आपको जानकारियाँ देंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके लिए हम अच्छे से कंटेंट वाले वीडियो लेकर के आते ही रहते हैं। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।